हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार। इसमें समझेंगे इनका विकास कैसे हुआ है और भारत में इनका विकास कैसे हुआ है और कैसे इनका जो मानव है इनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए जिन्हें मौलिक अधिकार कहेंगे। तो आइए समझते हैं। मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में है वो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है। हालांकि 12 और 13 हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, वो हमारे मौलिक अधिकारों को संरक्षण देते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अधिकतर जो एक दिवसीय एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि इसी में हमारे देश के जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का मर्यादित करना। जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इस पर ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका कुछ ऐसे नियम नहीं बना सकती जिससे आपको क्या करते हैं, लिमिटेड करते हो आपके मौलिक अधिकारों को। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। जी बिल्कुल, ये मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। अब बात ये थी कि उस समय का जो ब्रिटेन का शासक था सम्राट जॉन थे। ठीक है, वो कुछ ऐसे अनैतिक नियम लाता था जिससे जनता परेशान हो जाती थी और एक समय जनता क्या हुई, उग गई और उसने विद्रोह कर दिया सम्राट के खिलाफ। पर उसमें क्या हुआ कि जो जनता एकत्रित हुई उसने कुछ नियम बनाए और नियम में जो सम्राट जॉन था उनके हस्ताक्षर करवा लिए। उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के संविधान में वर्ष 1789 ईस्वी में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत हुई। ठीक है, सबसे पहले संविधान में किसने शामिल किया था? तो फ्रांस ने शामिल किया था। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों को किसने अपने संविधान में जोड़ा था? तो फ्रांस ने जोड़ा था। यानी लिखित मौलिक अधिकार कहां पर? तो फ्रांस में। और सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का? तो फ्रांस ही का, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अमेरिका के संविधान में वर्ष 1791 ईस्वी में अधिकार पत्र की घोषणा हुई। ठीक है, अमेरिका के संविधान में 1791 ईस्वी में अधिकार पत्र की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि कुछ लोगों के मौलिक अधिकार भी होंगे जिसे कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। समझ में आया? नेक्स्ट देखो आगे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, स्वीकार किया और उसे घोषित कर दिया। मतलब ये कर दिया कि दुनिया में जितने भी देश हैं सब देश इस मौलिक अधिकारों को अपने देश में लागू करें, क्योंकि ये मौलिक अधिकार मानवीय लोगों को बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, इस पर सरकार इनको छीन नहीं सकती किसी से। ठीक है, समझ में आई? इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन 10 दिसंबर को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने इनकी सार्वभौमिक घोषणा की थी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये तो था कि दुनिया में यानी दुनिया स्तर पर इनका विकास कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। अब देखते हैं देश में इसकी अवधारणा कैसे आई है, मौलिक अधिकार कैसे हमारे संविधान में जोड़े गए, समझते हैं। आइए देखते हैं। तो भारत में मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ, समझिए। सबसे पहली बात है 1925 की, जो एनी बेसेंट थी, इनकी अध्यक्षता में एक बिल लाया गया। कौन सा बिल लाया गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। इसमें सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 1928 में क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट आई, इसमें भी मौलिक अधिकारों की बात की गई। इसके बाद नेक्स्ट 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस था उसने अपने अधिकार पत्र में मौलिक अधिकारों की बात की थी। यानी अपने घोषणा पत्र में क्या किया था? मौलिक अधिकारों की बात की थी। समझ में आया? बात की थी या मांग की थी? बातें की है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो था 1931 में। अब क्या हुआ कि आपको मालूम है कि 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, उसका बहुत अधिक विरोध हुआ था। फिर ब्रिटिश संसद थी जो, ठीक है, जो लंदन में है, उसने क्या किया कि 1946 में बैठा कैबिनेट मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान का निर्माण करना। समझ में आ रहा है? अब कैबिनेट मिशन आया, इसमें इसके अंदर क्या करना था? देश में संविधान का निर्माण करना था। अब बात हुई मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों को देश में अपने जो देश का संविधान है इसमें कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए क्या हुआ कि लोगों का मत हुआ कि एक समिति बनाई जाए। चलो ठीक है, एक समिति बनाई।
जिसकी अध्यक्षता किसको दे दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दे दी। उसकी सहायता के लिए एक उप समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता किसको दे दी? तो जेवी कृपलानी जी को दे दी। इन दोनों समितियों की सिफारिश से फाइनली अपने देश में जो अपना देश का संविधान है, इसमें क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों को जोड़ दिया गया। कहां पर? तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। समझ में आ गया? तो ये हमारे देश में संविधान, हमारे देश के संविधान में ऐसे मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। अब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकारोों के बारे में। दोस्तों आज हम क्या करेंगे कि 2 ही अनुच्छेद पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के, 12 और 13। ये हमारे हमसे लेन देन नहीं है, ये हमारे क्या मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो आइए समझते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा ये कहता है, ये अलग तौर पर देता है, क्योंकि राज्य की परिभाषा काफी अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 36 भी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ना, उसमें भी अनुच्छेद 36 है, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है, और इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या है? राज्य। इसमें राज्य का मतलब हो गया सरकार से। क्या बात कर रहा है? संघीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन और पदाधिकारी और अन्य भी समिति, समूह, UN, NGO और कंपनियां, जिससे सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें वो सभी क्या है? आपके राज्य या सरकार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, समझिए आप, संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहा है, राज्य सरकार मतलब आप समझ सकते हो राज्य सरकार की बात कर रहा है, स्थानीय शासन में आपका हो जाएगा, जैसे नगर पालिका हो जाएगी आपकी, ठीक है, जो मेयर है, जो गांव स्तर पर देखा जाए तो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगी, जिसका मुखिया प्रधान होता है, ठीक है। और पदाधिकारी में आ जाएंगे आपके पुलिस हो जाएगा, कमिश्नर, दरोगा, जो भी आपके सरकारी पद पर रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या है? पदाधिकारी में आ जाते हैं। ये सभी लोग और अन्य भी जो कंपनियां हैं जो क्या करती है? सरकार से वित्तीय सहायता लेती हैं, ये सभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी, ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी, ऐसा कोई अधिसूचना नहीं जारी करेंगी जिससे हमारे मौलिक अधिकारों के हनन हो। अगर हनन होता है, अगर ऐसा काम करती हैं, तो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाएंगे कि भैया उसने मेरा क्या हुआ? मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, उसने मेरा मौलिक अधिकार छीन लिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे, अगर तुम्हें वहां पर नहीं जाना, जैसे दिल्ली बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है यहाँ पर है, तो इलाहाबाद में हमें इलाहाबाद जाना, तो इलाहाबाद के लिए अनुच्छेद कौन सा? 226 पकड़ेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, और फलाने दरोगा ने मुझे बिना वजह पीट पाट के न्यायालय बंद कर दिया। समझ में आया? ये बात उसकी कर देंगे, तो फिर वहां पर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है उस पर जरूर एक्शन लेगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया, समझो एक बार और, कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय शासन में जो भी व्यक्ति मौजूद है, या कोई जो सरकारी पद पर, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जो सरकारी पद पर है, वो कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा, ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिससे आपके मौलिक अधिकारों की हानि होती हो। समझ रहे हो मेरी बात को? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला अनुच्छेद, कौन सा? तो अनुच्छेद 13। दोस्तों ये अनुच्छेद बहुत ही इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, और ये बहुत ही विवादित अनुच्छेद है संविधान का, ठीक है। इसमें क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन। क्या है इसमें? न्यायिक पुनर्वलोकन। पहले इसको थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, बाद में इसकी बहुत अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इसमें वाद विवाद हुआ है, ठीक है। फाइनली जब केशवानंद भारती 1973 में केशवानंद भारती केस आया, उसमें इसका वाद विवाद निपटाया गया था। हम समझेंगे, अभी पहले समझते हैं। इसमें 13 का संविधान लागू होने से पहले की विधि वहां तक लागू रहेगी जहां तक वे भाग 3 का उल्लंघन नहीं करें। भाग 3 का मतलब मानव अधिकारों का उल्लंघन ना करें या उन्हें क्षति ना पहुंचाएं, वहां तक लागू रहेगी। बोले अच्छा आपको मालूम होगा, अभी 2019 की बात है, 3 तलाक का बहुत विवाद हुआ था। 3 तलाक जो सरकार कानून लेकर आई थी 3 तलाक के खिलाफ, तो उसमें बहुत विवाद हुआ था। मुस्लिम पक्ष जो मुल्ला मौलवी थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बोले सर ये बताइए, ये तो जो 3 तलाक है वो मेरा धार्मिक अधिकार है, मेरा पर्सनल लॉ के अंतर्गत, शरिया के अंतर्गत आता है, फिर इसमें सरकार ने कैसे हस्तक्षेप कर दिया? बोले अच्छा, बोले पहले जा अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1 पढ़ के आ। उसमें क्या लिखा है? संविधान लागू होने से पहले की विधि वहां तक लागू रहेगी जहां तक वे भाग 3 का उल्लंघन ना करें। हालांकि जो मुस्लिम जो शरिया है, जो मुस्लिम लॉ है, ये 1937 में आ गया था अपने देश में।
समझ में आ गया। इस आधार पर उन्होंने मुल्ला मौलवियों ने उस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया इसका। लेकिन इसके आधार पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भैया जो 3 तलाक है इससे लोगों को तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो औरतें हैं उनका तो जीने का अधिकार आप छीन रहे हो, उनको तो आप अपमानित कर रहे हो, ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि अधिकार तो सभी के हैं, मौलिक अधिकार। समझ में आया। तो फिर ऐसे जो भी अगर समाज में ऐसी कोई तत्व, अपवादित तत्व हैं, तो उनको दूर करना हमारा दायित्व है, आपका दायित्व है, और आप जाइए। समझ में आ गया। तो क्या हुआ, 3 तलाक का जो विरोध कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्या है, कोई भी दलील नहीं मानी। समझ में आ गया मेरी बात। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे क्या होगा, मौलिक अधिकारों का हनन हो। बोलिए अच्छा। इसको समझने के लिए थोड़ी सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं, इसका इतिहास समझते हैं अपने देश का, कि देश हमारा आजाद हो गया था 1947 को। जिस समय आजाद हुआ था उस समय की बात बता रहा हूं मैं, कि उस समय समाज में जो अंतर था वो बहुत अधिक था। गरीबी अपने चरम पर थी। कुछ ही 2-4 लोग थे जो अमीर थे, मतलब 100 में अगर देखा जाए तो, जो जमींदार हुआ करते थे, जिसके पास जमीन, बहुत सारी जमीन थी। ठीक है, इतना वहां तक, इतना समाज में अंतर था कि आप अगर रेशियो निकालें तो 100 में 10 लोग, या 10 या 5 लोग ऐसे निकलेंगे जिसके पास बहुत अधिक जमीन, मतलब जो जमींदार है बहुत अधिक जमीन थी, उसमें 90-95 लोग ऐसे निकलेंगे जिसके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। तो चुनौती थी सरकार के पास। तो सरकार ने क्या किया कि भूमि सुधार कानून लेकर आई, और उसमें क्या हुआ, उसमें स्पष्ट लिख दिया कि जो भी 30 एकड़ से अधिक जमीन है जिस भी जमींदार के पास, वो सारी जमीन सरकार जब्त कर लेगी और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, यही नियम क्या किया उस समय, क्या हुआ कि 1950 में, 1951 में यह नियम बिहार सरकार, सर्वप्रथम बिहार सरकार ने इसको बनाया। बिहार सरकार ने नियम बनाया, भूमि सुधार अधिनियम बनाया, और वहां के एक जमींदार थे शंकरी प्रसाद जी, 1951 में पहुंच गए पटना कोर्ट। बोले सर ये क्या हो गया, ये जो जमीन है, ये जमीन है मेरे पास, मेरी संपत्ति, और मेरी संपत्ति मेरा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 31 कहता था ना उस समय, अभी नहीं है अनुच्छेद 31, उस समय था। इसको हटा दिया गया। अभी कब हटाया गया था, तो 44 में संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था, लेकिन उस समय था ये। तो ये शंकरी प्रसाद पहुंच गए, बोले कि सर ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। भाई संपत्ति, जो जमीन है मेरी, वो मेरी संपत्ति हो, संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 31 आपका कहता है संपत्ति का अधिकार। फिर ये कैसे कानून ने बना दिया कि जमीन छीन ली जाएगी। बोले बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट, वो ये भी देख रहा था कि एक तरफ गरीब लोग हैं, एक तरफ ये जमींदार हैं, कुछ बीच का सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा क्या कहा, बोले नियम बना दिया। बोले क्या कर दिया, बोले संविधान संशोधन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं संविधान संशोधन को नियम कानून ही नहीं मानता, जाओ। बोले अच्छा ये कैसे पॉसिबल है, पगले आए वहां के सब वकील। एक तरफ से ऐसा समझिए आप लोग कि एक कहीं पर शादी हो रही है, और शादी के बाहर एक पोस्टर लगा दिया, उसमें कहा कि औरतों और लड़कियों का आना मना है। अचानक आलिया भट्ट वहां पर पहुंच जाती है, गार्ड साहब जाते, उस मालिक से कहते, मालिक साहब आलिया भट्ट आई है शादी में। बोले आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो गार्ड कहता है सर लेकिन आपने तो पोस्टर लगाया है कि वहां पर औरतों और लड़कियों का आना मना है। तो मालिक बोला वो औरत लड़की थोड़ी ना, वो तो एक्ट्रेस है, वो तो एक्ट्रेस है। पगले आ गए वहां के सब लोग यार। पुलिस सनक गया आएगा, समझ में आया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई थी, समझ रहे हो। तो क्या किया कि ऐसी हाल इसमें हो गया कि बोले जो संसद ने संविधान संशोधन किया था उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको कानूनी नहीं माना, बोले कानूनी नहीं है। अब देखो जब ऐसी बात होती है, अनर्गल बातें होती हैं, तो लोगों में असंतुष्टि बहुत अधिक फैल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसी ही एक केस, अच्छा इसमें एक और बात कह दी कि सर आपने इसमें कहा है कि जो सरकार है वो मूल अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि राज्य कोई ऐसे नियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, उपनियम नहीं बनाएगा जिससे क्या होगा, कानून, मौलिक अधिकारों को क्या होगा, हनन हो। कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। फिर ये कैसे नियम आ गया कि मेरा मौलिक अधिकार मुझसे छीन लिया गया। अच्छा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, आपको मालूम है,
किसके अंतर्गत? तो संविधान का भाग 20 है, जिसमें आर्टिकल कौन सा है? तो 368 यानी 368 आर्टिकल के अंतर्गत ये संविधान में संशोधन कर सकती है। ये प्रावधान हमने कहां से लिया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ठीक है, अब यहां पर डेबिट ये हुई कि ये बताइए, अगर मैं 368 के अंतर्गत अगर संसद संविधान में संशोधन करती है तो क्या वो 13 का उल्लंघन नहीं है? अब इसमें बहस ये होगी कि 13 बड़ा है या 368 बड़ा है, सब कंफ्यूज। तो इसने जो शंकरी प्रसाद वाद था उसमें सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि भाई ये क्या है, 368 बड़ा है, 13 नहीं बड़ा, यानी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। शंकरी प्रसाद के बाद सज्जन सिंह का मामला आया। सज्जन सिंह के मामले में सरकार ने यही कहा कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक जज साहब थे हिदायतुल्लाह नाम के। उन्होंने कहा था कि संसद को इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक ओपिनियन दिया था अपना कि संसद को इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो संविधान के हर भाग में संशोधन कर सके। कुछ भाग ऐसे भी होते हैं, कुछ क्लॉज ऐसे भी होते हैं जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बात ये भी सही थी। अच्छा, इसके बाद फिर हुआ 1967 में गोलकनाथ का वाद आया। ठीक है, क्योंकि पंजाब सरकार ने भी भूमि सुधार कानून बनाया। अब वहां पर जो गोलकनाथ, हेनरी और विलियम गोलकनाथ के जो नाम के 2 भाई थे वहां पर। ठीक है, इनके पास 500 एकड़ जमीन थी वहां पर। और अचानक शाम को इन्होंने क्या किया, सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया और उसमें कह दिया कि जिसके पास 30 एकड़ से अधिक ज्यादा जमीन है उसकी जमीन शाम जब्त कर लेंगे। दोनों लोग पगले आए गए ससुर, बोली कैसी सरकार है रे, ये तो मेरा क्या है कि 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार है और ये कह रहे जब्त कर लेंगे। समझाया? ये दोनों गदवल लगा कर गए, गदवल मतलब दौड़ते हुए गए वकील साहब। बोले वकील साहब, वकील बोले क्या अभी? बोले यार चलो यार अपन सुप्रीम कोर्ट चले। बोले किस लिए? अरे यार वो सरकार ऐसी बिल लाई है जिसमें मेरी 500 एकड़ जमीन है, 500 एकड़ में 300 एकड़ 30 एकड़ मेरे भाई को दे रही, 30 एकड़ मुझे दे रही और 440 एकड़ खुद बचा दे रही है। बोले यार बात तो है, और जरा देखिए ऐसा कोई है संविधान में ऐसा कोई प्रावधान कि जिससे हम कहीं पर लड़ सकें किसी कोर्ट कचहरी अदालत में? बोले बिल्कुल है, चलो। पहुंच गया अनुच्छेद 32 के साथ। बोले ये बताइए आप कि जो संपत्ति का अधिकार है, 31 में संपत्ति का अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 13 में स्पष्ट लिखा है कि मौलिक अधिकार के साथ कोई भी सरकार क्या कहती है, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। फिर आपने एक कानून कैसे बना दिया? बात वही थी। तो इस चीज के लेकर सुप्रीम कोर्ट थी, इसने दोबारा सोचा और फिर इसने बात पलट दी। इसने कहा कि संविधान संशोधन है वो एक कानून है। सबसे पहले जो उन्होंने शंकरी प्रसाद में गलती की थी ना कि संविधान संशोधन कानूनी नहीं हम मानते, तो उन्होंने गलती को सुधारा। उन्होंने कहा नहीं भाई, संविधान संशोधन भी एक कानून है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, क्या कहा उन्होंने दूसरी बात, कि सरकार है जो मौलिक अधिकार से छेड़खानी नहीं कर सकती। सरकार मौलिक अधिकार से छेड़खानी नहीं कर सकती। चलो ठीक है, ये हो गया। अब यही बात फिर क्या हुआ, यही जो भूमि सुधार जो कानून है यह केरल में बनाया। तो केरल में क्या थे, केशवानंद भारती जी थे। केशवानंद भारती जी थे, एक मठ था केरल में, उसके मालिक थे, मठ के मालिक थे, वहां के पंडित थे, आप समझ लीजिए। और उस मठ के नाम थी हजारों एकड़ की जमीन। केरल सरकार ने नियम कानून बनाया और उसकी जो जमीन थी पूरी जब्त कर ली, कुछ जमीन छोड़ दी। शंकरी प्रसाद अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पहुंच गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क्या सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी के मौलिक अधिकारों में या संविधान में संशोधन कर सके? फिर वही बात, अब समझना, वही शंकरी प्रसाद, वही सज्जन सिंह, वही गोलकनाथ, वही केशवानंद भारती, बात तो वही आई ना। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया शब्द दिया, बेसिक। उन्होंने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की बेसिक
जो बेसिक है संविधान का, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि संविधान जो संसद है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। ये समझिए कि फाइनली 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर आई कि यानी सरकार मनमानी नहीं कर सकती। शंकरी प्रसाद में, आप समझिए आप इस बात को, शंकरी प्रसाद ने कहा कि जो संविधान संशोधन है उनको मैं कानून नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, जो संसद है वो संविधान के किसी भाग में क्या कर सकती, संशोधन कर सकती है। यही सज्जन सिंह के में आया। ठीक है, और इसके बाद फिर आया गोलकनाथ में उसने क्या कहा, गोलकनाथ में कहा कि जो संविधान संशोधन है भैया वो कानून है। शंकरी प्रसाद में जो उन्होंने जजमेंट दिया था उसको पलट दिया। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन एक कानून है और सरकार मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद आया केशवानंद भारती का 1973 का बाद। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर बोल दिया कि भैया जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान की, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो फिर सरकार ने पूछा, बोले बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बोले बेटा वो समय समय पर मैं तुम्हें बताता रहूंगा, अभी नहीं पूछो। अब क्या हुआ कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हाथ में एक रस्सी आ गई मजबूत सभी की, क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान है जो सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ, वो कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ किया आपने, इसको रद्द कर देगी। तो आप समझिए हमारे देश में मौलिक अधिकारों का कैसे कैसे विकास हुआ, कैसी कैसी घटनाएं हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है और ये वीडियो अपने ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।